हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। ये है आपका पसंदीदा चैनल साइंस वाला एकेडमी। आज बच्चों हम आप लोगों को यूरिन फॉर्मेशन और उसका रेगुलेशन कैसे होता है उसको डिटेल से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यूरिन का फॉर्मेशन। यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जो कि ग्लोमेरुलस से होता है। इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप है बच्चों ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर जब हम बोलते हैं ट्यूबुलर का मतलब रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं इस बात को कि जो नेफ्रॉन में 2 चीजें होती हैं, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस और इसके बाद वाला जो पोर्शन है उसको बोला जाता है रीनल ट्यूब्यूल। तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। यानी कि रीनल ट्यूब्यूल में बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलीज लूप, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, इसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? रीनल ट्यूब्यूल। और ग्लोमेरुलस, ये क्या है? कैपिलरी नेटवर्क। दिस वन, ये क्या है? ग्लोमेरुलस। तो अफरेंट आर्टेरियोल जो कि सारा वेस्ट लेकर के आ रही है ब्लड के थ्रू, वो सारा वेस्ट छन करके बोमेन्स कैप्सूल में अल्ट्राफिल्टर हो जाता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर। इतना प्रेशर होता है यहाँ पे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ऑलमोस्ट प्रोटीन को छोड़ करके ऑलमोस्ट प्लाज्मा की सारी चीजें फिल्टर कर जाती हैं। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये नेफ्रॉन हमने बना दिया, ये अफरेंट आर्टेरियोल जिसका ल्यूमेन मैंने बताया था ज्यादा होता है, और ये इम्प्योर ब्लड को यहां पे फिल्टर करने के लिए ला रहा है। और उसके सारे वेस्ट जब किडनी ट्यूब्यूल में चले जाते हैं तो जो प्योर ब्लड है वो इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू नेफ्रॉन के बाहर चला जाता है। और ये जो इफरेंट आर्टेरियोल, ये अभी चूंकि आर्टेरियोल के ही रूप में है, ये इसका मतलब है कि अभी ये वेन्यूल में कन्वर्ट नहीं हुआ, यानी कि अभी फिर से कैपिलरी नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। जिसको कि हमने जो है यहां पे दिखाया है कि इफरेंट आर्टेरियोल, फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, ट्यूब्यूल्स के जो ट्यूब्यूल है, रीनल ट्यूब्यूल है, उसके चारों तरफ कैपिलरी नेटवर्क में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? पेरी ट्यूबुलर। पेरी माने अराउंड, ट्यूबुलर मतलब रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड कैपिलरी नेटवर्क, कैपिलरी नेटवर्क।
ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि अफरेंट आर्टरियोल से इतना तेजी से ब्लड का फ्लो होता है कि कुछ जो वेस्ट है वो छूट जाते हैं फिल्टर होने से। कुछ वेस्ट ऐसे भी होते हैं जो फिल्टर होने से छूट जाते हैं, उनको उस वेस्ट को फिर से ले लिया जाता है। इसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। कोई भी वेस्ट बच के जाने ना पाए, ऐसी व्यवस्था हमारे किडनी के अंदर होती है कि कोई भी वेस्ट वो गलती से छूट करके जाने ना पाए। उस सारे वेस्ट को फिर से किसमें, फिल्ट्रेट में, जो फिल्ट्रेट यहाँ जो है यूरिन बनने के लिए जो फिल्ट्रेट जा रहा है उसमें फिर से क्या कर दिया जाता है, ले लिया जाता है। और अगर कोई काम की चीज है जो फिल्ट्रेट में जल्दीबाजी में चली आई है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा हाइड्रोस्टेटिक, इतना ज्यादा प्रेशर में काम होता है कि बहुत सारी काम की भी चीजें फिल्टर होकर के गलती से जो है फिल्ट्रेट में आ जाती हैं, वो यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर न चली जाए। वो चूंकि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, हमारे लिए काम की चीज है, उसको फिर से ब्लड सर्कुलेशन में ले लिया जाता है। इसको बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो जो काम की चीजें हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया गया, और जो वेस्ट है जो गलती से फिल्ट्रेट में नहीं आ पाया था वो चला जा रहा था ब्लड सर्कुलेशन में, फिर से वो जो इफरेंट आर्टरियोल है कैपिलरी नेटवर्क बना करके वो पैरेलल, ट्यूबुल के पैरेलल एक नेटवर्क बना देते हैं, जिसको कि क्या बोला जाता है, वैसा रेक्टा। इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, वैसा रेक्टा। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क का एक पार्ट है जो कि रीनल ट्यूब्यूल के हेनलीज, स्पेशली हेनलीज लूप के पैरेलल और उसके प्रॉक्सिमिटी में ये रन करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, वैसा रेक्टा। ये यू शेप्ड कैपिलरी नेटवर्क है विच रन्स पैरेलल टू द हेनलीज लूप, और यही काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाता है जो कि स्पेशली रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, कि मैक्सिमम जो है फिल्ट्रेट से मैक्सिमम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाए, ताकि कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन हो सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो 3 स्टेप में कंप्लीट किया जाता है। पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर सेक्रेशन। यहां पे बच्चों हमने बताया था कि अफरेंट आर्टरियोल के थ्रू, यानी रीनल जो आर्टरी है, रीनल आर्टरी वो किडनी में आकर के किस में कन्वर्ट हो जाती है, अफरेंट आर्टरियोल में। अफरेंट आर्टरियोल फिर ग्लोमेरुलस में, और फिर ग्लोमेरुलस से बाहर की तरफ जो है वो आर्टरियोल जो निकल रहे उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल, और फिर एक पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बन रहा है जिसका पार्ट है वैसा रेक्टा, और ये फिर वेन्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, और वेन्यूल फिर रीनल वेन में। ये प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन है किडनी का, कि रीनल आर्टरी जो इंप्योर ब्लड को, जो इंप्योरिटीज को किडनी के अंदर ले आ रही है ताकि वो प्यूरिफाई हो जाए, और वो अफरेंट आर्टरियोल में कन्वर्ट हो जाती है ताकि किडनी के हर पार्ट तक प्रॉपर ब्लड का फ्लो हो सके। और अफरेंट आर्टरियोल ग्लोमेरुलस कैपिलरी में कन्वर्ट हो गया, और फिर जो ब्लड फिल्टर होने के बाद जो प्योर ब्लड वो इफरेंट आर्टरियोल के माध्यम से बाहर चला गया, और वो इफरेंट आर्टरियोल अगेन फिर कैपिलरी नेटवर्क में कन्वर्ट हुई ताकि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन हो सके। और फिर
फिर जो प्योर ब्लड सारी इम्प्योरिटीज अब इस तरीके से निकल चुकी हैं। अब वो जो कैपिलरी नेटवर्क है अब वेन्यूल में कन्वर्ट हो गया और फिर रीनल वेन के थ्रू इंफीरियर वेना कैवा में, और इंफीरियर वेना कैवा से फिर हार्ट में, और हार्ट से फिर प्रॉपर सर्कुलेशन में चला जाता है ब्लड। इस तरीके से पूरा कंप्लीट सर्कुलेशन ब्लड का रीनल जो सर्कुलेशन है इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। 1 मिनट में बच्चों, 1 मिनट में अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर ब्लड किडनी में आता है। 1 लीटर, 1 लीटर ब्लड आ रहा है किडनी में, और इसमें से 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट फिल्टर किया जाता है। इसी को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GFR। तो GFR क्या है बच्चों? कि पर मिनट कितना फिल्टर ये कैपिलरीज कितना फिल्टर कर दे रही हैं। इनमें 1 लीटर ब्लड आ रहा है, उसमें से 125 ml फिल्टर होकर के बोवेन्स कैप्सूल में जा रहा। तो जो फिल्ट्रेट, कितना फिल्ट्रेट पर मिनट बना? 125 ml पर मिनट। दिस इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इस रेट से जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं वो ब्लड को फिल्टर कर रही हैं। इम्प्योर ब्लड से जो है जितनी भी वेस्ट है, टॉक्सिन्स है, पॉइजन्स, उनको फिल्टर कर रही हैं। यानी कि अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 180 लीटर पर डे, एक दिन में इतना फिल्ट्रेट बन रहा है। तो 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस में बन रहा है, जिसका 99% पार्ट इसी रीनल ट्यूब्यूल में रीएब्सॉर्ब हो जाना है। और कितना यूरिन बननी है? मात्र 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे। 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट बन रहा है और उसका 99% पार्ट एब्जॉर्ब होकर के मात्र 1 से 1.5 लीटर पर डे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये मैजिक कैसे होता है, उसमें रीनल ट्यूब्यूल के किस पार्ट का क्या क्या रोल है, उसको डिटेल से हम लोग अब समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो बोमेन्स कैप्सूल है और ये कैपिलरी नेटवर्क जिसको कि ग्लोमेरुलस बोला जाता है, जहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब फिल्ट्रेशन अंडर हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। फिल्ट्रेशन अंडर हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये जो फिल्ट्रेशन है यहां पे 3 लेयर से, उसको फिल्ट्रेशन लेयर बच्चों बोल सकते हैं। फिल्ट्रेशन लेयर, फिल्ट्रेशन लेयर, ये 3 लेयर्स हैं जिसके थ्रू यहां पे जो है जो ब्लड है वो फिल्टर करके फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेट बन रहा है। वो 3 लेयर में सबसे पहला कौन सा है? फेनेस्ट्रेटेड इंडोथीलियम। फेनेस्ट्रेटेड इंडोथीलियम मतलब ब्लड वेसल का जो सबसे इनर लेयर है। फेनेस्ट्रेटेड इंडोथीलियम ऑफ
ग्लोमेरुलर कैपिलरी। बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है। फेनेस्ट्रेटेड इंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। दूसरा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोमेन्स कैप्सूल है, बोमेन्स कैप्सूल में बच्चों दो लेयर होती है। बोमेन्स कैप्सूल की दो लेयर होती हैं, एक विसरल लेयर और एक पेराइटल लेयर। जो विसरल लेयर जो कैपिलरी की तरफ है बच्चों, विसरल लेयर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिसको कि बोला जाता है पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स कई बार बच्चों एग्जाम में पूछा गया है। पोडोसाइट्स कहां की लाइनिंग है, सेल्स है बोमेन्स कैप्सूल की विसरल लेयर की। तो विसरल लेयर जो कि पोडोसाइट, पोड मतलब होता है बच्चों पैर, तो इनके डिजिट्स होते हैं, इनकी अंगुलियों जैसे डिजिट्स निकले होते हैं, जो आपस में इंटर डिजिटेशन होता है और बीच में जो गैप होता है उसको फिल्ट्रेशन पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन पोर्स या फिल्ट्रेशन स्लिट्स। Filtration slits are filtration pores in the visceral epithelium of Bowman's capsule, which is made up of podocytes। ये बच्चों बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि पोडोसाइट्स कहां पाई जाती हैं। तीसरा है बच्चों ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जीबीएम। तो ये तीन जो फिल्ट्रेशन लेयर्स है, इनको पार करके जो इंप्योरिटीज है, जो वेस्ट है, जो ब्लड के अंदर अफरेंट आर्टरियोल द्वारा लाए गए हैं, वो फिल्टर होकर के ग्लोमेरुलर से बोमेन्स कैप्सूल में पहुंचते हैं। बोमेन्स कैप्सूल बच्चों ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, तो वहां से निकल के ग्लोमेरुलर्स में ये जो फिल्ट्रेट आ रहा है, ये तीनों लेयर को पार करके यहां पे पहुंच रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। इसके बाद बच्चों आता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो गया है। अब नंबर आता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का, जिसको कि मैंने बताया कि रीनल ट्यूब्यूल से हो करके, मतलब यानी कि बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, हेनलेज लूप में ये बच्चों डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप है, और ये थिन असेंडिंग ऊपर की तरफ जो जा रहा है, असेंड कर रहा है। असेंड मतलब ऊपर जाना, डिसेंड माने नीचे आना। तो ये जो थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेज है, और ये थिक पार्ट जो है, थिक जो लिम्ब है इसका, जो असेंडिंग लिम्ब का, इसके बाद जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, ये इसको पूरा कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, रीनल ट्यूब्यूल। तो यहां पर क्या हो रहा है, रीनल रीएब्जॉर्प्शन। तो 99% जो फिल्ट्रेट है वो यहां पे रीएब्जॉर्ब हो रहा है, चाहे एक्टिवली चाहे पैसिवली। एक्टिव और पैसिव रीएब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? रीएब्जॉर्प्शन दो प्रकार से होता है, एक्टिव और पैसिव।
एक्टिव का मतलब होता है कि अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ किसी चीज का जाना, जो कि सिंपली पॉसिबल नहीं होता है वहां पे एनर्जी का इस्तेमाल करके, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए वो किसी भी कीमत पर हमारी बॉडी उसको फिल्ट्रेट में यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकलने देना चाहती। इसीलिए एनर्जी का भी इस्तेमाल करके उसको किसी भी तरीके से उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है। वो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि एनर्जी का इस्तेमाल करके उस जो है इंपॉर्टेंट चीज को रीएब्जॉर्ब कर लेना। क्यों? क्योंकि उसको कैसे रीएब्जॉर्ब करना है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। और पैसिव रीएब्जॉर्प्शन तो ये सिंपली नेचुरली भी पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वो फ्लो किधर हो रहा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, जो कि नेचुरली संभव है। कोई भी चीज अपने हाई से लो की तरफ नेचुरली अपने आप फ्लो कर सकती है, लेकिन अपने लो से हाई की तरफ उसको रीएब्जॉर्ब करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो रीएब्जॉर्प्शन है ये एक्टिवली भी होता है और पैसिवली भी होता है। जैसे ग्लूकोज और अमीनो एसिड, सोडियम, तीन चीजें बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, ये सवाल जो है पूछा जा सकता है। क्या क्या, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम। इसका जो रीएब्जॉर्प्शन है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम, इसका जो रीएब्जॉर्प्शन है किसी भी कीमत पर ये हमारे बॉडी में कर लिया जाता है नेफ्रॉन से, किसमें, ब्लड सर्कुलेशन में। तो ये एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन अगर पूछा जाए किसका होता है, तो ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का और सोडियम आयन का। अदरवाइज जो और चीजें हैं जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे यूरिया, अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजनस वेस्ट का रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है कि पैसिव, तो क्या कहना है, पैसिव रीएब्जॉर्प्शन, कि वो अपना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ उसका एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यूरिया तो टॉक्सिक होता है, उसको तो जो है रीएब्जॉर्ब तो किस लिए किया जाता है, अभी उसको डिटेल में हम बताएंगे कि यूरिया का जो रीएब्जॉर्प्शन है उसके पीछे क्या रीजन होता है, ताकि हाई मेटलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो सके, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए। तो यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, ये स्पेशली दो चीजें हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिया और वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है ये हमेशा कैसे होता है, पैसिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। और एक्टिव किसका होता है, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का और सोडियम का। अब आते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन पे। ट्यूबुलर सिक्रीशन यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो वेस्ट हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, पॉइजन्स हैं या ड्रग्स हैं, जो कि गलती से वो फिल्टर नहीं हो पाए थे और ब्लड सर्कुलेशन में वो जो है चले जा रहे थे, उनको फिर से जो उनका सिक्रीशन फिर ब्लड में कर दिया जाता है ट्यूब्यूल से, ताकि वो यूरिन जो है यूरिन में फिर से वापस आ जाए। ठीक है, ब्लड में वो छूट करके रह ना पाए, अदरवाइज जो उनका टॉक्सिक इफेक्ट हमारे बॉडी पर पड़ेगा। तो इस तरीके से ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये तीनों प्रोसेस के थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। इस फिगर में जैसा बच्चों आप लोग देख रहे हो कि अफरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलर कैपिलरी
और इफरेंट आर्टेरियोल, बोमेन्स कैप्सूल और पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इधर डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और कुछ पार्ट कलेक्टिंग डक्ट का। ये इतना पोर्शन वो किडनी के कार्टेक्स में होता है। कहां होता है? किडनी के कार्टेक्स में। जो बाहरी भाग बच्चों वो कार्टेक्स कहलाता है, और अंदर वाला मेडुला। मेडुला में बच्चों हमने बताया था कि क्या पाए जाते हैं? मेडुलरी पिरामिड्स, जो कि पिरामिड के आकार के होते हैं। यूजली हम लोग के किडनी में 6 से 7 पिरामिड एक किडनी में पाए जाते हैं। तो ये कार्टेक्स में यहां पे बच्चों ये यहां पे क्या क्या पाया जाता है? बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी और कुछ पार्ट कलेक्टिंग डक्ट का। और ये मेडुलरी जो पोर्शन है, मेडुलरी जो पोर्शन है जिसमें मेडुलरी पिरामिड्स पाए जाते हैं, इसमें ट्यूबुल का कौन सा पोर्शन होता है? स्पेशली हेनलेज लूप और कलेक्टिंग डक्ट। तो मेडुला में कलेक्टिंग डक्ट और हेनलेज लूप, और कार्टिकल पोर्शन में ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी और कुछ पार्ट कलेक्टिंग डक्ट का। जैसा कि इसमें हमने बच्चों दिखाया है कि मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन, कई बार क्वेश्चन आया है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैक्सिमम फिल्ट्रेट का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है बच्चों वो पीसीटी में ही हो जाता है। अब इसको अलग से जो है किडनी ट्यूबुल के अलग अलग पार्ट में स्पेशली किस किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसका सिक्रीशन होता है, उसको डिटेल से हम लोगों को समझना है। तो जो पीसीटी है, पीसीटी की जो एपिथेलियम है बच्चों, ये इस पर भी सवाल आता है। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्पेशली इसमें और क्या स्पेशलिटी है? ब्रश बॉर्डर, विथ ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर, ब्रश की तरीके से उसमें जो है सेल्स निकली रहती है, जिसको बोला जाता है माइक्रोविलाई। तो जहां भी माइक्रोविलाई टर्म आ जाए तो उनका पर्पज क्या होता है? एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देना। किसके लिए है? फॉर मैक्सिमल रीअब्जॉर्प्शन। तो ये व्यवस्था नेचर ने किसको दे रखी है? पीसीटी को, कि वहां की जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उसमें ब्रश बॉर्डर जो है माइक्रोविलाई निकले हुए होते हैं, जिससे उसका जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और इसी वजह से जो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन है वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, इनका मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहां हो जाता है? पीसीटी में। ये बार बार क्वेश्चन आता है कि वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है? तो कौन सा पार्ट है? पीसीटी। इलेक्ट्रोलाइट्स का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है? पीसीटी। ग्लूकोज, अमीनो एसिड का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है? पीसीटी। तो पीसीटी में ये व्यवस्था कैसे बनाई गई है? माइक्रोविलाई के द्वारा, कि माइक्रोविलाई जैसे ये एपिथेलियम है, इसका ब्रश बॉर्डर, ये माइक्रोविलाई है। अगर इसको खींच करके लंबा कर दिया जाए तो कितना ज्यादा लंबा एब्जॉर्प्टिव सरफेस इसके पास जो है मौजूद है, तब समझ में आएगा। तो ये माइक्रोविलाई जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में माइक्रोविलाई है, ये व्यवस्था किसके लिए है? ताकि रीअब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होने के लिए एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बढ़ा दिया जाए। तो पीसीटी की एपिथेलियम
ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। कौन सी इपिथेलियम? क्यूबॉइडल इपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर, यानी कि माइक्रोबिलाई। अब इसमें जो इसको याद रखना है कि ऑलमोस्ट नियरली ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, पीसीटी में नियरली ऑल न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की जब बात होती है तो स्पेशली उसमें ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स एंड 70 to 80%, 70 to 80% क्या चीज? इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ये एक जो है 180 लीटर पर डे जो फिल्ट्रेट बन रहा है, उसका 70 से 80% जो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कहां हो जाता है? पीसीटी में। और ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट्स यानी कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड, इनका रीएब्जॉर्प्शन कहां हो जाता है? पीसीटी में। तो सोचो बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है वहां का रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, पीसीटी एक और काम करती है, ये जो हमारे ब्लड का जो पीएच है उसको भी मेंटेन करती है, यानी कि एसिड बेस बैलेंस और आयनिक बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस यानी कि पीएच ऑफ ब्लड और आयनिक बैलेंस, हमारे बॉडी फ्लूइड का जो आयनिक बैलेंस है ये भी कहां पे हो रहा है? मैक्सिमम पीसीटी में हो रहा है। ये कैसे होता है? बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन, सेलेक्टिव सिक्रीशन। ये भी पूछा गया है, बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन। सिक्रीशन यानी ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात हो रही है। तो जो सिक्रीट मतलब जो ब्लड से जो चीजें सिक्रीट हो करके थ्रू रीनल ट्यूबुलर सेल्स जो फिल्ट्रेट में जो चीजें आ रही हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिसको कि हमने यहां पे इस फिगर में किससे दिखाया है? ब्लू कलर से। तो ये हाइड्रोजन आयन और अमोनिया, किसका? हाइड्रोजन आयन और अमोनिया का ट्यूबुलर सिक्रीशन स्पेशली कहां हो रहा है? पीसीटी में। तो पीसीटी में हाइड्रोजन आयन और अमोनिया के ट्यूबुलर सिक्रीशन से ये आयनिक बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस जो है ब्लड का, ये पीसीटी में जो है ये हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रीएब्जॉर्प्शन क्या इस जो है पीसीटी में किन किन चीजों का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है? सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स का, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स का। इसके अलावा जो है सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन और वाटर का और बाइकार्बोनेट आयन का। तो इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर, इस 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो रहा है। ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट्स यानी कि ग्लूकोज अमीनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है? पीसीटी में हो रहा है। और ट्यूबुलर सिक्रीशन में किसका किसका सिक्रीशन हो रहा है? हाइड्रोजन आयन और अमोनिया का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एसिड बेस बैलेंस या पीएच ऑफ ब्लड को मेंटेन करने में और आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। अब अगले पार्ट पे आते हैं, हेनलीज लॉ।
हेनलीज लूप ये बच्चों हेयर पिन, जो लेडीज हेयर पिन लगाती हैं, हेयर पिन के आकार का होता है, यू शेप्ड, यू शेप, ये अंग्रेजी का जो अल्फाबेट यू होता है उसके आकार का, यू शेप या हेयर पिन शेप। और इसके दो लिम्स हैं, एक डिसेंड कर रहा है और एक फिर असेंड कर रहा है। तो डिसेंडिंग लिम्ब और फिर असेंडिंग लिम्ब, आप डिसेंडिंग लिम्ब देख रहे होंगे पतला है, और असेंडिंग लिम्ब कुछ हिस्सा इसका पतला है, थिन इसका पार्ट है, और कुछ जो है थिक पार्ट है। तो ये थिक वाले को बोलते हैं थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेज लूप, और इसको बोलते हैं थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनलेज लूप। और दोनों का अलग अलग काम है। इसको बहुत जो है सरलता से इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है, जो डिसेंडिंग पार्ट है इसका हिनलेज लूप का, ये केवल वाटर के लिए परमेबल है। किसके लिए है? वाटर के लिए परमेबल है। तो वाटर इससे निकल करके ये बच्चों जो जैसे कलेक्टिंग डक्ट है और ये हिनलेज लूप है, या दोनों लूप के बीच में जो जगह है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियम। यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चूंकि ये मेडुला का पार्ट है इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो ये जो वाटर के लिए परमेबिलिटी केवल चूंकि हिनलेज लूप के डिसेंडिंग पार्ट की होती है, तो सारा का सारा पानी निकल करके बाहर आ जाता है इस फिल्ट्रेट से। तो यहां जब पानी बाहर आ जाएगा तो यूरिन का क्या होगा, यूरिन कंसंट्रेट होती चली जाएगी, यूरिन से यूरिन में पानी की मात्रा घटती जाएगी, तो यानी कि यूरिन कंसंट्रेट हो रही है। तो जैसे जैसे हम हिनलेज लूप में डिसेंड करते जाएंगे तो यूरिन का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जब हिनलेज लूप असेंड करने लगता है तो वो वाटर के लिए उसकी परमेबिलिटी उस पार्ट में नहीं होती, वहां पे किसके लिए परमेबिलिटी होती है, जैसा कि आप देख रहे होंगे फिगर में, NaCl। तो जो असेंडिंग पार्ट है, चाहे वो थिन असेंडिंग पार्ट हो चाहे थिक असेंडिंग पार्ट हो, वो किसके लिए केवल परमेबल है, NaCl के लिए। तो जैसे जैसे हम असेंड करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे हिनलेज लूप में, तो उससे इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl निकल करके इंटरस्टिशियम में आ जा रहा है, यानी कि जो फिल्ट्रेट है वो क्या हो रहा है, डाइल्यूट होता जा रहा है। क्योंकि यहां ये पानी के लिए, वाटर के लिए परमेबल नहीं है, तो ये जैसे जैसे फिल्ट्रेट ऊपर की ओर जा रहा है असेंडिंग पार्ट में, ये क्या हो रहा है, डाइल्यूट होता जा रहा है। तो इसको याद कैसे रखना है कि हिनलेज लूप जब डिसेंड करता है तो यूरिन कंसंट्रेट कर रहा है, और जैसे जैसे हिनलेज लूप का जो पार्ट असेंड करता जा रहा है वहां पे फिल्ट्रेट क्या हो रहा है, डाइल्यूट होता जा रहा है। और इस तरीके से फिल्ट्रेट अब कहां पहुंच गया, DCT यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पार्ट है बच्चों, इसकी जो है यहां पर क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जरूरत के हिसाब से जो है, चूंकि इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि ये बोमेन्स कैप्सूल है और ये PCT है। ये कैपिलरीज हैं, ये इफरेंट आर्टेरियोल और ये अफरेंट आर्टेरियोल। ये हिनलेज लूप, इसका थिन पार्ट, फिर थिक हिनलेज लूप, और
यहाँ पे बच्चों हम ये दिखाने का प्रयास किए हैं आप लोगों को, ताकि ये विजुलाइज हो जाए कि जो डीसीटी है ये कलेक्टिंग डक्ट है और ये हेनलेज लूप है, ये पीसीटी बोवेन्स कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस। जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होने से पहले ये अफरेंट आर्टरियोल के प्रॉक्सिमिटी में आती है, उसके नजदीक आती है, ताकि ये जो है आपस में चेक कर सके कि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है और इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। इसके माध्यम से ये अभी बाद में हम बताएंगे कि जो जेजी सेल्स हैं, जस्टा ग्लोमेरुलर जो एपरेटस है उसकी जो जेजी सेल्स हैं, जस्टा ग्लोमेरुलर जो सेल्स हैं, जस्टा मतलब नजदीक में और ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस है, इसके नजदीक में जो सेल्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं और उसको जस्टा ग्रैनुलर सेल्स बोलते हैं या जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स बोलते हैं, जो कि रेनिन का सिक्रीशन करती हैं और यही रिस्पॉन्सिबल है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम के माध्यम से जीएफआर को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन करने के लिए। तो किडनी के अंदर सेल्फ रेगुलेशन होता है। क्या होता है? सेल्फ रेगुलेशन होता है कि वो अपने जीएफआर को खुद मेंटेन कर सकता है। जीएफआर यानी कि कितना ज्यादा फिल्टर होगा, कम फिल्टर होगा, ज्यादा फिल्टर होगा। तो फिल्ट्रेशन रेट अगर किसी भी वजह से घट रहा है तो तुरंत वो जेजी एपरेटस को एक्टिवेट कर देता है, जेजी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है कि वो रेनिन का सिक्रीशन करे। और रेनिन जो है, अभी पूरा मैकेनिज्म आगे हम डिटेल से बताएंगे कि वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के माध्यम से जीएफआर को फिर बढ़ा देता है। तो जीएफआर को जो है कंट्रोल, ऑटो कंट्रोल, ये खुद जेजी एपरेटस के द्वारा किडनी खुद करती है, ये ऑटो रेगुलेशन है इसका। तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि जो डीसीटी है, डिस्टल जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होने से पहले ये किसके प्रॉक्सिमिटी में आता है? ग्लोमेरुलस के प्रॉक्सिमिटी में आता है और अफरेंट आर्टरियोल में ये जेजी सेल्स यहां पे होती हैं और जो डीसीटी में अलग सेल्स होती हैं और दोनों मिल करके जो जीएफआर है उसको कंट्रोल करती है, उसको रेगुलेट करती हैं। तो डीसीटी में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन इस तरीके से होता है। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन अगर जरूरत पड़ी तो NaCl का और वाटर का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन यहां डीसीटी में होता है और बाइकार्बोनेट का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। सिक्रीशन डीसीटी में किस किस चीज का होता है? अमोनिया का, पोटेशियम आयन का और हाइड्रोजन आयन का। अमोनिया, पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन के सिक्रीशन से, ट्यूबुलर सिक्रीशन से डीसीटी क्या करती है? वो पीएच ऑफ ब्लड और आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, ये दोनों मेंटेन करती है। तो जैसे पीसीटी में हमने बताया कि ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन और अमोनिया आयन की वजह से क्या क्या हो रहा था? पीएच ऑफ ब्लड मेंटेन हो रहा था और आयनिक बैलेंस बॉडी फ्लूइड का मेंटेन हो रहा था। उसी तरीके से डीसीटी का भी रोल है कि वो बॉडी फ्लूइड के आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है और पीएच ऑफ ब्लड को मेंटेन करता है। तो सेम पीसीटी की तरीके से इसका भी रोल है कि पीएच या एसिड बेस बैलेंस ऑफ ब्लड एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड किसके माध्यम से? ट्यूबुलर सिक्रीशन के माध्यम से। अब आते हैं कलेक्टिंग डक्ट पे। तो कलेक्टिंग डक्ट में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ये रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है
और उसके लिए एक स्पेशल व्यवस्था बनी हुई है काउंटर करंट मैकेनिज्म के माध्यम से, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेडुलरी जो इंटरस्टिशियम के हाई ऑस्मोलरिटी के लिए। तो जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम का जो फ्लूइड है वो उसकी ऑस्मोलरिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा मेंटेन की जाती है, जिसकी वजह से ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट से ज्यादा हो पाता है और फिर कंसंट्रेट यूरिन बन करके कैलिक्स या पेल्विस में, ये कैलिक्स है और ये पेल्विस रीजन ऑफ किडनी में पहुंचता है और फिर वहां से फिर ये यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से बच्चों यूरिन का फॉर्मेशन इन 3 स्टेप के द्वारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो कलेक्टिंग डक्ट का जो इनिशियल पोर्शन है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहां पर ट्यूबुलर सिक्रीशन से जो ड्रग्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं या कोई पॉइजनस मेटाबोलाइट्स है, वो यहाँ पे सिक्रीट कर दिया जाता है ताकि वो ब्लड में न रह जाए और वो भी फिल्ट्रेट में निकल करके यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाए। अब थोड़ा डिटेल से हम लोग समझते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है और किस तरीके से ये यूरिन के कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म, जैसा कि बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो अफरेंट आर्टरियोल ग्लोमेरुलस में कन्वर्ट हुआ, फिर इफरेंट आर्टरियोल फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, जो यू शेप्ड का कैपिलरी नेटवर्क पार्ट है जिसको कि क्या बोलते हैं, वैसा रेक्टा, जो कि किसके प्रॉक्सिमिटी में है, हेनलीज लूप। तो हेनलीज लूप ही यू शेप का है और जो वैसा रेक्टा है वो भी यू शेप का है, लेकिन दोनों जो डिसेंडिंग लिम्फ और असेंडिंग लिम्फ है हेनलीज लूप का, कि जो हेनलीज लूप का नीचे की तरफ आने वाला पार्ट और ऊपर की ओर जाने वाला पार्ट, दोनों में बच्चों आप देख पा रहे होंगे, दोनों में फ्लो कैसा है यूरिन का, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि काउंटर करंट। दोनों में जो फिल्ट्रेट की करंट जो है, जो फ्लो कर रही है, वो कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में। एक तरफ फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है, दूसरे भाग से फिल्ट्रेट हेनलीज लूप से ऊपर जा रहा है। सेम उसी तरीके से जो कैपिलरी का, जो वैसा रेक्टा का में जो ब्लड का फ्लो है, वो भी उसके एक पार्ट में नीचे की तरफ और दूसरे पार्ट में ऊपर की तरफ। तो वैसा रेक्टा में ब्लड का जो फ्लो है वो भी काउंटर करंट है और जो फिल्ट्रेट का जो फ्लो है हेनलीज लूप में वो भी काउंटर करंट है। और जो प्रॉक्सिमिटी में है, जो असेंडिंग लिम्फ के प्रॉक्सिमिटी में, नजदीक में जो ब्लड कैपिलरी वैसा रेक्टा की है, उन दोनों में जो फ्लो है, इसमें फिल्ट्रेट का फ्लो, यूरिन का फ्लो और इसमें ब्लड का फ्लो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये गजब की व्यवस्था है। इससे फायदा क्या होता है वो आपको इस काउंटर करंट मैकेनिज्म में समझने को मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे ये जो पोर्शन है, जैसा कि मैंने अभी यहां पे बताया कि जो बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट का कुछ पोर्शन ये कार्टेक्स में है। ये पोर्शन क्या है, यहां तक कार्टेक्स का पोर्शन है इसके ऊपर, और इसके नीचे मेडुला है। मेडुला को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही पीसीटी खत्म हो रही है और यहाँ पे डीसीटी स्टार्ट हो रही है, तो वहीं उसके जस्ट ऊपर कार्टेक्स है और उसके जस्ट नीचे का पार्ट जो है नेफ्रॉन का क्या है, मेडुला का पार्ट है। और जहां से थिक
असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप जहां से स्टार्ट हो रहा है वो भी एक डिवाइडिंग लाइन है कि हम मेडुला को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर मेडुला और इनर मेडुला। जैसे ये मेडुला है, मेडुला को भी दो पार्ट में हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, आउटर मेडुला और इनर मेडुला। तो आउटर मेडुला में जो है ये जो थिक पार्ट है, जो थिक असेंडिंग लिम्ब का पार्ट है वो इसमें आ रहा है, और थिन असेंडिंग लिम्ब का जो पार्ट है डिसेंडिंग लिम्ब, और जो है ये थिन असेंडिंग लिम्ब जो है ये जो है इनर मेडुला में है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, कार्टेक्स से मेडुला की तरफ जा रहे हैं, और वो भी आउटर मेडुला से इनर मेडुला की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं, वैसे वैसे ऑस्मोलैरिटी जो किसकी, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, जो लूप के बीच में और ये वैसा रेक्टा के बीच में जो स्पेस है जिसको कि इंटरस्टिशियम बोला जाता है, उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है क्या है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 300 है, जहां से कार्टेक्स और मेडुला का जो जंक्शन है वहां पे 300 जो मिली ऑस्मोल पर लीटर है, वो ऑस्मोलैरिटी 600, फिर 900, फिर 1200। तो जो है लास्ट पार्ट जो इनर मेडुला का जो पार्ट है वहां तक आते आते जो ऑस्मोलैरिटी है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है जो मेडुला के, उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। इसका महत्व क्या है बच्चों, उसका महत्व ये है कि जितना ज्यादा इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम का जितना ज्यादा ऑस्मोलैरिटी होगा, उतना ही ज्यादा कलेक्टिंग डक्ट अपने वाटर को बाहर निकाल पाएगी। तो उतना ही ज्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट से हो पाता है, और उतना ही ज्यादा यूरिन कंसंट्रेट हो पाती है, हम उतना ही वाटर को प्रिजर्व कर पाते हैं। यानी कि जितना बड़ा हेनलीज लूप होगा, जितना हेनलीज लूप जितना पेनिट्रेट किया रहेगा मेडुला के अंदर तक, उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगी। जिन एनिमल्स को जरूरत रहती है, जैसे कि कैमल है, उनको जरूरत रहती है ज्यादा से ज्यादा पानी को रीअब्जॉर्ब करने, क्योंकि वो रेगिस्तान में होते हैं और वहां पे पानी की कमी होती है। तो उनका जो मेडुला, उनका जो नेफ्रॉन का जो पार्ट हेनलीज लूप, वो मेडुला में काफी अंदर तक पेनिट्रेट किया रहता है, यानी कि हेनलीज लूप उनका ज्यादा बड़ा होता है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि जितना ज्यादा ये हेनलीज लूप होगा, जितना अंदर तक मेडुला में हेनलीज लूप होगा, उसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी, उतना जो है ये मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। ये यहां से यहां तक, यानी कि कार्टेक्स और मेडुला के जंक्शन से मेडुला के लास्ट पोर्शन तक आते आते चूंकि ऑस्मोलैरिटी 4 गुना बढ़ जाती है, यानी कि यूरिन का जो कंसंट्रेशन है वो 4 गुना ज्यादा संभव है। तो जो फिल्ट्रेट, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट यहाँ पे जो है ग्लोमेरुलस से बोमैन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट आ रहा है और जो यूरिन बाहर निकल रही है, यानी कि ये इसका कंसंट्रेशन कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो 4 गुना कंसंट्रेट करने की क्षमता हमारे किडनी की है। तो जितना ज्यादा जो है, यानी कि हेनलीज लूप की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, उतना गुना हम ज्यादा यूरिन को कंसंट्रेट कर सकते हैं। इस बात को समझना है इस काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का सिंपल सा मतलब है कि हेनलीज लूप के दोनों लिम्ब में काउंटर करंट फ्लो कर रही है फिल्ट्रेट की, और वैसा रेक्टा के दोनों लिम्ब में ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब है, दोनों में ब्लड की काउंटर करंट फ्लो कर रही है। और दोनों जो प्रॉक्सिटी में है, जो आपस में नजदीक पैरेलल में है, नजदीकी में है, हेनलीज लूप का पार्ट और वैसा रेक्टा ब्लड वेसल का पार्ट, कैपिलरी का पार्ट, उनमें भी काउंटर करंट फ्लो कर रही है। इससे फायदा क्या होता है बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने अभी बताया यहाँ पे कि जो हेनलीज लूप का डिसेंडिंग पार्ट है केवल वाटर के लिए परमेबल है, केवल वाटर के लिए परमेबल है, और जो असेंडिंग पार्ट है वो NaCl के लिए परमेबल है। तो जो NaCl
जो NaCl यहां से निकल करके कहा आया, इंटरस्टिशियम में आया, उसको किसने ले लिया, ब्लड ने ले लिया कैपिलरी में, वो कैपिलरी में चला गया। अब जो डिसेंडिंग पार्ट है वैसा रेक्टा का, वो जो है यहां से जो NaCl निकला इंटरस्टिशियम गया, इंटरस्टिशियम में किसमें चला गया, वैसा रेक्टा में एंट्री कर गया। और वैसा रेक्टा पहले डिसेंड की, फिर जब असेंडिंग जो पार्ट है, असेंडिंग जो लिम्ब है वैसा रेक्टा का, उसने उसी NaCl को फिर इंटरस्टिशियम को वापस कर दिया ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रह सके इंटरस्टिशियम की। तो यहां पे इसने लिया, किससे लिया, हेनलीज लूप से लिया, असेंडिंग लूप से लिया, और फिर वापस किसको दे दिया, इंटरस्टिशियम को दे दिया। तो हेनलीज लूप ने NaCl को निकाल करके कहां भेजा, इंटरस्टिशियम में, इंटरस्टिशियम से फिर कहां चला गया, वैसा रेक्टा में, और वैसा रेक्टा ने फिर उसको वापस लौटा दिया इंटरस्टिशियम को। तो यहां ले रहा है, यहां पे वापस कर दे रहा है। तो कितना गजब का व्यवस्था है इस काउंटर करंट मैकेनिज्म की, कि ये अपना इंटरस्टिशियम का जो ऑस्मोलैरिटी है उसको कितना सरलता से मेंटेन भी कर दे रहा है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन किससे हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट से। वही यूरिया फिर कहां चली जा रही है, इंटर कर जा रही है सीक्रेट होकर के फिल्ट्रेट में। तो फिल्ट्रेट में ये यूरिया आई और ये कलेक्टिंग धीरे DCT से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में गई, और फिर ये इंटरस्टिशियम में आई, और वहां से फिर ये जो है हेनलीज लूप में फिर एंट्री कर गई। तो इस तरीके से जो यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन जो हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट से, जो कि हमने अभी बताया था कि यूरिया और वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है पूरा कहीं भी ट्यूबुल में वो कैसा है, पैसिवली है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है, ये इसका जो यानी कि NaCl आप देख पा रहे होंगे, NaCl और यूरिया, ये दोनों का, NaCl और यूरिया का जो फ्लो है, यही वास्तव में ग्रेडियंट को मेंटेन कर रहा है, ऑस्मोलैरिटी के ग्रेडियंट को मेंटेन कर रहा है। कि कार्टेक्स में ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300, और मेडुला, इनर मेडुला तक जाते जाते क्या हो जा रही है, 1200। तो ये जो ऑस्मोलैरिटी का मेंटेनेंस है, ये किसके कंधे पे है, सारा दारोमदार NaCl और यूरिया के ऊपर है। तो यूरिया ग्रेडियंट जो काज हो रहा है, यहाँ पे जो ग्रेडियंट बन पा रहा है वो किसकी वजह से है, NaCl और यूरिया की वजह से है। तो इस टाइप से जो NaCl का जो है हेनलीज लूप से इंटरस्टिशियम में जाना, फिर वहां से वैसा रेक्टा में जाना, और फिर वैसा रेक्टा से फिर इंटरस्टिशियम को दे दिया जाना, और उसी तरीके से यूरिया का एंट्री फिल्ट्रेट में होना, और फिल्ट्रेट से फिर वापस जो है फिर इंटरस्टिशियम में ले लिया जाना, यही क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। उसी के द्वारा ही ये संभव हो पा रहा है। ये जो ऑस्मोलैरिटी का मेंटेनेंस है 300 to 1200, ये 4 गुना जो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन की जा रही है, ये NaCl और यूरिया के माध्यम से जो काउंटर करंट जो मैकेनिज्म जो मेंटेन कर रही है, वही रिस्पांसिबल है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड के एग्जाम में भी काउंटर करंट मैकेनिज्म पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझना बच्चों। अब जो है आते हैं थोड़ा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, कैसे रेगुलेशन होता है, किडनी फंक्शन का रेगुलेशन कैसे होता है। इसको डिटेल से समझते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन,
जो रेगुलेशन किडनी फंक्शन का बच्चों, ये हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से होता है। कैसे होता है? थ्रू हार्मोनल, इंपॉर्टेंट है बच्चों, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। कौन कौन से हार्मोन्स इस रेगुलेशन में कौन कौन से हार्मोन्स इसको रेगुलेट करते हैं? वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, यानी कि रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरॉन, RAAS, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने डिटेल से बताया भी हुआ है। दूसरा ADH, यानी कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इसका बच्चों एक और नाम है वैसोप्रेसिन। क्या नाम है? वैसोप्रेसिन। वैसो मतलब ब्लड वेसल, प्रेस मतलब उसको कंस्ट्रिक्शन, प्रेस करना मतलब उसको कंस्ट्रिक्ट कर देना, वैसोप्रेसिन। एक और हार्मोन है एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर, जो कि ये हार्ट से सिक्रीट होता है। तो ये तीन, और इसका रोल बहुत माइनर रोल है, ज्यादा जो मेजर रोल है वो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम का और एडीएच का, वैसोप्रेसिन का या एंटी डायरेटिक हार्मोन का, तो इनका सबसे मेजर रोल है। तो ये जो हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म ये इन्वॉल्व करता है, किसके थ्रू ये होता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन और जेजी एपरेटस, जेस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, और ये कहां पे है? किडनी में। जेस्टा ग्लोमेरुलस, जेस्टा नियर ग्लोमेरुलस किससे बन रहा है? डीसीटी और अफरेंट आर्टेरियोल। डीसीटी किसके बीच में? डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और अफरेंट आर्टेरियोल के बीच में। और तीसरा हार्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है, एट्रियल जो है नाइट्रियोरेटिक फैक्टर को रिलीज करके। तो ये तीन सिस्टम, हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन और जेस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो कि किडनी में है और हार्ट, ये हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म में ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट है, बेसिकली हाइपोथैलेमस और जेजी एपरेटस का। तो इसको डिटेल से समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। हम लोग के बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को जो सेंस करते हैं। Osmoreceptors of our body that are activated by change in किसके चेंज से? ब्लड वॉल्यूम, दूसरा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, और आयनिक कंसंट्रेशन, आयंस का कंसंट्रेशन। अगर ब्लड वॉल्यूम में कोई चेंज हो, जैसे ब्लीडिंग हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए किसी वजह से, और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम
अगर बॉडी फ्लूइड जैसे किसी भी वजह से बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में चेंज होता है या आयनिक कंसंट्रेशन में चेंज आता है तो वो क्या करता है, ऑस्मो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। तो अगर किसी भी वजह से एक्सेस लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, एक्सेस लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड अगर हो रहा है, एक्सेस लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड या डिक्रीज्ड फायरिंग ऑफ बैरो रिसेप्टर्स, डिक्रीज्ड फायरिंग ऑफ बैरो रिसेप्टर्स, बैरो माने जो प्रेशर को जो सेंस करे। तो अगर बॉडी फ्लूइड का लॉस हो रहा है या डिक्रीज फायरिंग ऑफ बैरो रिसेप्टर्स अगर किसी भी वजह से उनकी फायरिंग कम हो रही है तो ये हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन के अंदर मौजूद होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। और ये हाइपोथैलेमस और एक वजह से एक्टिवेट होता है, वो एंजियोटेंसिन 2 से या इंक्रीज वेस्कुलर या सिंपैथेटिक टोन से, इंक्रीज सिंपैथेटिक टोन से। तो चाहे सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज हो जाए, चाहे एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 मैंने बताया था कि ये कैसे बनता है, वो मैंने बताया था कि जो जेजी सेल्स हैं, जो जेजी सेल्स हैं वो कहां पाई जाती हैं, अफरेंट आर्टरियोल पे। वो क्या सीक्रेट करती हैं, रेनिन। जब भी ग्लोमेरुलर प्रेशर घटता है या जीएफआर घटता है, जैसे ही जीएफआर घटा या ग्लोमेरुलर जो ब्लड प्रेशर है वो कम हुआ, ठीक है, तो वो जेजी सेल्स को एक्टिवेट कर देगा और जेजी सेल्स क्या सीक्रेट करेंगी, रेनिन। और वो रेनिन क्या करता है बच्चों, जो एंजियोटेंसिनोजन है, एंजियोटेंसिनोजन कहां बनता है, लिवर में, इसको ये कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में। और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस, ये क्या करते हैं, इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये एंजियोटेंसिन 2 दो जगह पे बच्चों, 3 जगह पे स्पेशली वर्क करता है। एक इसका इंपैक्ट होता है एड्रिनल कार्टेक्स पे, एड्रिनल कार्टेक्स पे, वहां से सीक्रेट कराता है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। दूसरा ये वर्क करता है हाइपोथैलेमस पे, वहां से ये सीक्रेट कराता है एडीएच हार्मोन यानी कि वैसोप्रेसिन। तीसरा ये डायरेक्ट इसका इफेक्ट होता है वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसोकंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन। और तीनों के माध्यम से इनका जो कलेक्टिव जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। कहां पे, ग्लोमेरुलर जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है ताकि जो जीएफआर है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो जीएफआर घटने से जेजी सेल्स एक्टिवेट हुई और इस तरीके से जीएफआर फिर बढ़ गया। ये रीनल ऑटो रेगुलेशन है, किसका, जीएफआर का। तो अपने जीएफआर को किडनी खुद रेगुलेट कर सकती है थ्रू रेनिन जो है एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के माध्यम से, जो कि किसके माध्यम से रेगुलेट हो रहा है, जेजी सेल्स से। जेजी सेल्स, ये बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, अब बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, जस्टा, JUXTA, जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। किसके किसके बीच में बन रहा है, अफरेंट आर्टेरियोल और कलेक्टिंग, सॉरी, DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
वही हमने यहाँ पे बना रखा है कि जो एंजियोटेंसिन 2 या सिंपैथेटिक टोन अगर किसी वजह से इंक्रीज कर जाए, या एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड का लॉस हो जाए, या फायरिंग ऑफ बैरो रिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस, अगर वो किसी वजह से बैरो रिसेप्टर्स की फायरिंग हट जाए, तो वो क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस करे, प्रोड्यूस एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन बच्चों याद रखना है, ये कौन इसको प्रोडक्शन करता है, हाइपोथैलेमस। कौन प्रोडक्शन करता है, हाइपोथैलेमस। लेकिन अगर सवाल ये पूछा जाता है कि सिक्रीट कौन करता है, एक्चुअली ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होकर के ये कहां पे चला आता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगर ये सवाल कंपटीशन में आता है कि कौन इसको सिक्रीट करता है, तो उसका आंसर होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। लेकिन प्रोडक्शन कहां होता है, वो हाइपोथैलेमस में। तो इस तरीके से एडीएच या इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, ब्लड वेसल को चूंकि प्रेस करता है, वैसोकंस्ट्रिक्टर है, इसलिए उसका दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। अब ये जो वैसोप्रेसिन है या एडीएच है, ये दो इसके रिसेप्टर्स हैं, दो जगह पे ये वर्क करता है। एक V1 रिसेप्टर जो कि कहां पाया जाता है बच्चों, ब्लड वेसल में, और V2 रिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहां पाया जाता है, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट में, दो जगह पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये जो वैसोप्रेसिन या एडीएच है, ये आइदर थ्रू जो है V1 रिसेप्टर ऑन ब्लड वेसल या आर थ्रू V2 रिसेप्टर ऑन DCT या कलेक्टिंग डक्ट, ये क्या करेगा, यहां तो ये वैसोकंस्ट्रिक्शन करा देगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन। इसी की वजह से इसका नाम है वैसोप्रेसिन। लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। यानी कि ये DCT और कलेक्टिंग डक्ट में क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, किसका, वाटर का। तो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन मतलब एंटी डायरेसिस, डाईयूरेसिस का मतलब होता है कि यूरिन में वाटर की मात्रा, डाइल्यूटेड यूरिन ज्यादा पास होना, उसको क्या बोलते हैं, डाईयूरेसिस। तो डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड का डाइल्यूटेड का डाई, और यूरेसिस मतलब यूरिन का बाहर निकलना। तो डाइल्यूटेड यूरिन का प्रोडक्शन, उसको क्या बोलते हैं, डायूरेसिस। एंटी डायूरेसिस मतलब कि डाइल्यूटेड यूरिन ना निकले, यानी कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाए और कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन हो। तो ये किसका काम है, एडीएच का। तो ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा देता है, कहां से, DCT और कलेक्टिंग डक्ट से, ताकि कि यूरिन कंसंट्रेटेड बने और दोनों का कलेक्टिव जो रिस्पांस होगा वो क्या होगा, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जो कि वहां पे हमने दिखा रखा है। तो इस तरीके से रीनल जो रीनल रेगुलेशन है, जो किडनी का रेगुलेशन है, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन को किस तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है, किससे, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम और एंटीडायरेटिक हार्मोन के द्वारा। ये जो है यहाँ पे हमने एक सरल तरीके से समझाया। इसको याद रखना बच्चों, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी। थोड़ा सा हम लोग जो है समझते हैं कि यूरिन का कंपोजिशन क्या है, यूरिन एंड इट्स कंपोजिशन। बच्चों यूरिन का जो मैक्सिमम पार्ट है 95%, वो क्या है, वाटर। 5% ही उसमें केवल सॉल्यूट्स हैं।
95% वाटर है और 5% ही सॉल्यूट्स है। सॉल्यूट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं और जितने उनको अदर्स में रख सकते हैं। तो यूरिया का जो कंपोजिशन है 2.3 ग्राम पर लीटर, 2.3 ग्राम पर लीटर, और क्रिएटिनिन 1.5 ग्राम पर लीटर, और यूरिक एसिड कितना होता है 0.7 ग्राम पर लीटर। और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स में क्या है, NaCl जो कि 9 ग्राम पर लीटर है, और KCl 2.5 ग्राम पर लीटर। NaCl और KCl ये इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं। इसके अलावा अमोनिया को भी ले सकते हैं, 0.6 ग्राम पर लीटर, और सारे जो अदर्स हैं वो 2.5। और ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स में जितने भी अदर हैं ये 2.6 अराउंड जो है ग्राम पर लीटर है। तो ये इनका कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन है कि 95% जो है यूरिन का कंपोजिशन किससे होता है, वाटर से। 5% में सॉल्यूट्स है। सॉल्यूट्स को भी दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब थोड़ा सा समझते हैं कि एबनॉर्मल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। कब हम कहेंगे कि ये यूरिन नॉर्मल इसका कंपोजिशन नहीं है, एबनॉर्मल कंपोजिशन है, यानी कि इसके अलावा अगर कोई एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें आ जाता है तो जो इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं हमारे बॉडी में या हमारे किडनी में प्रॉब्लम है। उसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम समझ सकें कि नहीं, कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, उसको तुरंत मेडिकल अटेंशन दिया जाए और ताकि उसको ट्रीटमेंट जल्द से जल्द ले लिया जाए। तो कैसे हम समझेंगे, अगर कोई एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे यूरिन में आ रहा है। एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। सबसे पहले बच्चों हीमेचूरिया। हीमेचूरिया मतलब, हीम मतलब ब्लड, हीम माने ब्लड, यूरिया यूरिन में अगर ब्लड, हीमेटॉस मतलब ब्लड, तो अगर हीम में जो है मतलब यानी कि ब्लड अगर यूरिन में आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हीमेचूरिया, ब्लड इन यूरिन। अभी मैंने इसलिए पहले नॉर्मल कंपोनेंट्स को बताया कि यूरिन के नॉर्मल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो उसमें ब्लड तो नॉर्मल कंपोनेंट में आता नहीं। अगर ब्लड में क्या होता, प्रोटीन, ब्लड इतना जो है ब्लड इतना इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए है कि वो यूरिन में थोड़ा चला जाएगा इससे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अगर ब्लड यूरिन में आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, क्या कंडीशन बोलेंगे, हीमेचूरिया। तो हीमेचूरिया किस किस चीज को इंडिकेट करता है, सबसे पहले अगर हीमेचूरिया हो रहा है तो सबसे पहले दिमाग किस पे जाना चाहिए, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब कि जिस पार्ट से यूरिन फ्लो कर रही है कहीं न कहीं इन्फेक्शन है, चाहे वो किडनी में हो, चाहे यूरेटर में हो, चाहे यूरिनरी ब्लैडर में हो, चाहे यूरेथ्रा में हो। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं न कहीं इन्फेक्शन है। दूसरा क्या दिमाग में आना चाहिए, पथरी है, रीनल स्टोन,
रीनल स्टोन भी हो सकता है। यूरेटर में अगर स्टोन होता है तो उसको यूरेटरिक स्टोन बोलते हैं, या कभी कभी यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन बन जाता है तो उसको यूरिनरी ब्लैडर का स्टोन बोलते हैं। तो अगर पथरी है तो उसकी वजह से भी हेमेचूरिया होता है, यूटीआई होता है उसकी वजह से भी हेमेचूरिया हो सकता है। एक और कॉमन कंडीशन है ट्यूमर। अगर ट्यूमर हो जा रहा है, चाहे रीनल ट्यूमर जैसे कैंसरस ट्यूमर या जो है बिनाइन ट्यूमर, अगर ट्यूमर गांठ बन जा रही है कहीं भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में, उसकी वजह से भी हमारे यूरिन में ब्लड आ सकता है। दूसरा कंडीशन है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोस मतलब ग्लूकोज, कि यूरिन में ग्लूकोज अगर आने लगे, ग्लूकोज इन यूरिन, जैसा कि मैंने बताया कि 70 से 80% जो ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन कहां हो जाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में। तो ग्लूकोज और जो भी न्यूट्रिएंट्स है, अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारे इतने हम लोग के बॉडी के लिए इतने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं कि ये यूरिन में नहीं जाते। तो अगर ग्लूकोज यूरिन में ज्यादा मात्रा में निकलने लगे तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया। ये इंडिकेट करता है डायबिटीज की तरफ, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज अकेले कभी बच्चों नहीं बोला जाता है। डायबिटीज दो प्रकार की होती है, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज मेलिटस मतलब होता है मीठापन। जब ब्लड में मीठापन, ब्लड शुगर लेवल इसमें बढ़ जाता बच्चों, तो जब यूरिन में ग्लूकोज आने लगे तो उसको डायबिटीज जो है ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। और किस कंडीशन होता है, डायबिटीज मेलिटस, यानी कि इसमें क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज कर जाता है। और डायबिटीज इंसिपिडस में ज्यादा डाइल्यूटेड यूरिन पास होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। तो पूरा नाम बोलना है डायबिटीज मेलिटस, यानी कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उस इंसान का, और उसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो यूरिन में पास हो रही है, उस कंडीशन क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसूरिया। अगर एल्बुमिन मतलब प्रोटीन, अभी मैंने बताया ना एल्बुमिन जो भी जितनी भी प्रोटीन, तो वैसे भी जो है केवल प्रोटीन ही एक ऐसा पार्ट है जो कि फिल्ट्रेट में नहीं जाता। प्रोटीन को छोड़ करके जितना प्लाज्मा में जितनी भी चीजें हैं वो सब फिल्ट्रेट में जा सकती हैं, लेकिन प्रोटीन नहीं जा सकती। तो एल्बुमिन क्या है, प्रोटीन है। तो अगर एल्बुमिन यूरिन में जा रही है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एल्बुमिनुरिया। तो जो है यानी कि प्रोटीन हमारे यूरिन में पास हो रही है। एल्बुमिन इन यूरिन, ये किस किस कंडीशन में हो सकता है, जब हाई बीपी हो, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता हो, हाइपरटेंशन के जो पेशेंट हैं उनको एल्बुमिन उनके यूरिन में पास हो सकती है, हाई बीपी। और क्या कंडीशन, ड्यू टू इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। ये किस कंडीशन में हो सकता है, जब कोई इंफेक्शन हो, इसमें नेफ्रॉन्स के इंफेक्शन को क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिस। जब नेफ्रॉन में कोई इंफेक्शन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिस। तो अगर इंफेक्शन नेफ्रॉन में हो जाता है तो जो बोमेन्स कैप्सूल की परमेबिलिटी उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बोमेन्स कैप्सूल जो किडनी ट्यूबुल का जो सबसे स्टार्टिंग पार्ट है वो परमेबल
किसके लिए? प्रोटीन के लिए नहीं होता। लेकिन अगर इन्फेक्शन रहता है तो उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी चूंकि बढ़ जाती है तो प्रोटीन्स भी यूरिन में आ जाती हैं और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एल्बुमिनुरिया। अगली कंडीशन है बच्चों कोलूरिया। ये इसको कहते हैं कि यूरिन में बाइल का आना। किसका आना? बाइल का। तो अगर बाइल जो है यूरिन में आने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? कॉलूरिया। तो बाइल का प्रोडक्शन बच्चों हमने बताया था कि बाइल का प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो रहा है, जैसे हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया में या हिपेटाइटिस में, अगर लीवर ही प्रभावित है, हिपेटाइटिस या लीवर सिरोसिस। हिपेटाइटिस बच्चों स्पेशली वायरल हिपेटाइटिस होती है, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, तो और लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस एल्कोहलिक जैसे लीवर सिरोसिस है, या अगर क्रॉनिक वायरल इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस है, तो उसमें भी लीवर सिरोसिस हो जाती है। तो लीवर अगर बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, ठीक है, और हीमोलिटिक एनीमिया, ये जो है बेसिकली ये तीनों वजह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बाइल यूरिन में आने लगे, उसको क्या बोलते हैं? कॉलूरिया। और लास्ट एक और कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया यानी कि कीटोन बॉडीज अगर यूरिन में आने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? कीटोन्यूरिया। और एक और कंडीशन इंपॉर्टेंट है, पायूरिया, यानी कि पस सेल्स। पस सेल्स क्या होती हैं? पस सेल का मतलब होता है कि जो डेड बैक्टीरिया है और जो डेड बॉडी सेल्स, डेड टिश्यूज और बैक्टीरियाज, ये दोनों मिलकर के पस सेल बनाते हैं। तो पस सेल अगर यूरिन में आने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? पायूरिया। यूजुअली बच्चों 0 to 5 सेल्स, अगर 0 to 5 सेल्स अगर जो है यूरिन में आ रही है तो उसको नॉर्मल बोला जाता है, क्योंकि कुछ न कुछ जो डेड सेल्स हैं वो यूरिन में आती रहती हैं। तो वहां तक बच्चों का काउंट है यूरिन में, अगर 0 to 5 सेल्स ही केवल आ रही हैं तो उसको नॉर्मल समझा जाता है। लेकिन अगर जैसे 8 to 10 सेल्स आने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? पायूरिया। और पायूरिया का जो आप समझ सकते होंगे कि पायूरिया अगर हो रहा है इसका मतलब कि कहीं न कहीं इन्फेक्शन है, यूटीआई है। तो यूटीआई जो मोस्ट कॉमन काज है पायूरिया के लिए। इसमें से बच्चों कीटोन्यूरिया को भी थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है। कीटोन्यूरिया यानी कि कीटोन बॉडीज यूरिन में आ रही हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि कीटोन बॉडीज क्या है। कीटोन बॉडीज क्या है? तो बेसिकली बच्चों 3 कीटोन बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कैसे बनती हैं उसको भी अभी बता रहे हैं। क्या नाम उनका? एसीटो एसीटेट, एसीटो एसीटेट, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। पूछा गया बच्चों, इसलिए इसको याद रखें, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसीटो एसीटेट। तीसरा एग्जांपल है एसीटोन। तो ज्यादा इनका जो है पार्टिसिपेशन है। तो 3 कीटोन बॉडीज तीनों याद रखनी है, एसीटो एसीटेट, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसीटोन।
कीटोन्यूरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका जो है इसका संबंध एक्चुअली बच्चों कीटो एसिडोसिस से है। दो टर्म आप लोगों को सुनने को मिलेगा, कीटोसिस एंड कीटो एसिडोसिस। दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, सॉरी कीटोन्यूरिया मैंने लिख दिया, कीटो एसिडोसिस। कीटोसिस मतलब होता है सिंपली कीटोन बॉडीज का ओवर प्रोडक्शन। और ये कब कीटोन बॉडीज बनती हैं पहले तो ये समझना है कि कीटोन बॉडीज बनती कब हैं और क्यों उनके बनने की जरूरत कब होती है। तो बच्चों जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों को जो एनर्जी हम लोगों को मिलती है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, वो किसका बेसिकली होता है? ग्लूकोज का सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि क्रेब्स साइकिल के द्वारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, आप यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, उसकी वजह से हमको एनर्जी मिलती है। और साथ में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसी को क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये जो है, जो एनर्जी का जो सोर्स है वो हम लोग के लिए क्या है? ग्लूकोज है। लेकिन कभी ऐसी अगर परिस्थितियां आ जाएं कि ग्लूकोज जो है हम लोगों के बॉडी में अवेलेबल ना हो, तो एक रिजर्व सोर्स भी हमारे शरीर के अंदर रहता है। रिजर्व बॉडी हमारी रिजर्व में भी चीजों को रखती है ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सके। तो रिजर्व सोर्स ऑफ जो एनर्जी है वो क्या है? रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी वो क्या है? फैट है बच्चों। क्या है? फैट है। तो जो फैट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कीटोन्स में। किसमें? कीटोन्स में। जो हमने 3 कीटोन्स बताए, एसीटोएसीटेट, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसीटोन में। ये कीटोन्स का जो बनना है कहां पे होता है बच्चों? लीवर में। और लीवर से ये कीटोन्स ब्लड में आते हैं और ब्लड से जो स्पेशली 2 सेल्स बच्चों, ब्रेन और मसल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेन और मसल्स, ये दोनों कीटोन्स को एनर्जी प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहां पे कीटोन्स है एनर्जी सोर्स। एनर्जी का सोर्स क्या है? कीटोन्स है, ना कि ग्लूकोज। तो ये रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी है। कीटोन्स क्या है? रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये बताता है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का इस्तेमाल एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए नहीं हो पा रहा है। ग्लूकोज का जो इस्तेमाल है वो बच्चों वो कैसे होता है? जैसे ये सेल्स है, इसको भी थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। सपोज करो बच्चों ये बॉडी सेल है, ये इंसुलिन का रिसेप्टर है। क्या है? इंसुलिन रिसेप्टर। ये ग्लूकोज का रिसेप्टर है। सबसे जो इंपॉर्टेंट ग्लूकोज का रिसेप्टर है GLUT4 उसको बोलते हैं। इसको बस आप ऐसे याद रखो, ग्लूकोज का रिसेप्टर है। और ये बच्चों इंसुलिन है। क्या है? इंसुलिन है। और ये जो है ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है।
आप इंसुलिन को याद रखने के लिए बहुत एक सरल तरीका बता रहे हैं। इंसुलिन को याद रखने के लिए आप समझ सकते हो कि ये चाबी है, क्या है, की है, और ये क्या है, लॉक है, और ये डोर है, दरवाजा है। तो जब ये चाबी इस लॉक में लग जाती है, जब ये चाबी इस लॉक में लग जाती है, तब ये दरवाजा खुलता है। किसके लिए? ताकि इस दरवाजे से कौन एंट्री करे? ग्लूकोज। तो ये बॉडी सेल है। तो हमारी बॉडी सेल्स, हमारे शरीर की कोई भी सेल हो, वो ग्लूकोज को अपने अंदर एंट्री ही तभी करा पाएगी जब इंसुलिन रिसेप्टर पे अटैच होगा। यानी कि चाबी जब इस लॉक में लगेगी तभी ये दरवाजा ओपन होगा ग्लूकोज के लिए। अदरवाइज ग्लूकोज ब्लड सर्कुलेशन में, ये दोनों ही ब्लड सर्कुलेशन में है, ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज पड़ा रहेगा और हमारा ही शरीर उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जैसे कि हम समुद्र में हों और उसके पानी को न पी पाए और हम प्यासे ही रह जाएं, तो वैसे ही ग्लूकोज हमारे ब्लड में बहुत सारी मात्रा में है। ग्लूकोज लेवल ब्लड का बढ़ा हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस। तो ये कंडीशन कहां पे आती है? डायबिटीज में, कि वहां पे जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में ही रह जाता है, वो हमारी सेल्स उसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि इंसुलिन या तो कम होता है, या ये जो ग्लूकोज, जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं, ये जो है सेंसिटिविटी इनकी कम हो जाती है, यानी कि इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो इस हिसाब से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो डायबिटीज है वो दो प्रकार की होती है। डायबिटीज दो प्रकार की होती है, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट आईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, और इसको ये आईडीडीएम मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। तो टाइप 1 में क्या होता है बच्चों? टाइप 1 डायबिटीज में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स? उसमें पढ़ाएंगे, जब इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि पैनक्रियाज के अंदर बहुत और भी सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं, डेल्टा सेल्स होती हैं। तो उसमें से जो बीटा सेल्स हैं वो क्या बनाती हैं? इंसुलिन। क्या बनाती हैं? इंसुलिन। तो जब ये इंसुलिन का प्रोडक्शन बीटा सेल से कम हो जाता है, और वो क्यों हो जाता है? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन। क्या? ऑटो इम्यून, हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स होने लगे तो बीटा सेल्स ही नहीं बचेंगी, तो इंसुलिन बनाएगा कौन? तो ऐसे केस में इंसुलिन का प्रोडक्शन घट जाता है। इंसुलिन का हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में कंसंट्रेशन घट जाता है, और जब इंसुलिन ही नहीं रहेगा, जब की ही नहीं रहेगी, तो लॉक खुलेगा कैसे? और लॉक नहीं खुलेगा तो दरवाजा कैसे खुलेगा? दरवाजा ग्लूकोज के लिए बंद रहता है। ठीक है, दरवाजा तभी खुलेगा जब ये की लॉक में फिट होगी। तो यहां इस केस में टाइप 1 में क्या है कि की कमी हो गई, चाबी की ही कमी हो गई, चाबी में गड़बड़ी आ गई, इंसुलिन ही कम है, क्योंकि जो बीटा सेल्स जो इंसुलिन बना रही थी उनको किसने डिस्ट्रॉय कर दिया? हमारे ही इम्यून सिस्टम में ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो गया। और टाइप 2 में क्या है कि टाइप 2 में इंसुलिन की कमी नहीं है, इंसुलिन यहां क्या है? लॉक ही गड़बड़ा गया, इंसुलिन रिसेप्टर में प्रॉब्लम आ गई, इसकी जो सेंसिटिविटी है ये खत्म हो गई। मतलब इसको कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया कि इंसुलिन तो है लेकिन रिसेप्टर ही रेजिस्टेंट हो गए, वो ताला ही खराब हो गया, चाबी तो है। यानी अगर हम लोग नॉर्मल इंसान के तुलना में अगर उनका इंसुलिन का मात्रा देखा जाए तो बल्कि ज्यादा मिलेगा, लेकिन वो काम का ही नहीं है।
तो वो रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन रिसेप्टर चूंकि रेजिस्टेंट हो गए, वो चाबी उसमें फिट ही नहीं बैठ रही है, तो दरवाजा नहीं खोल रहा। मतलब इंसुलिन भी है, ग्लूकोज भी है, लेकिन ग्लूकोज हमारा सेल इस्तेमाल नहीं कर सकता एनर्जी के लिए। तो ऐसे में मजबूरन हमारे शरीर को रिजर्व सोर्स ऑफ जो एनर्जी है यानी कि फैट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। फैट जब ब्रेक डाउन होगा लीवर में तो कीटोन बॉडीज बनेंगी, कीटोन्स बनेंगे। वो सारे कीटोन्स क्या है आप देख रहे होंगे, एसिटो एसिटेट यानी एसिटो एस्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, एसीटोन, ये सारे क्या है एसिड हैं। तो हमारे शरीर में एसिड का प्रोडक्शन होने लगेगा, और जितना ज्यादा एसिड का प्रोडक्शन बढ़ेगा वो ब्लड को क्या करेगा, एसिडिक ब्लड बना देगा। जिसको कि क्या बोला जाता है, कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस। तो कीटोसिस और कीटोएसिडोसिस में फर्क समझना जरूरी है कि कीटोएसिडोसिस कब होती है, डायबिटीज जब हो, कब क्या हो, डायबिटीज का केस में, और स्पेशली कौन, टाइप 1। इसका ये मतलब नहीं कि टाइप 2 में नहीं होता, लेकिन टाइप 1 में जो है ज्यादा होता है और टाइप 2 में भी हो सकता है। तो जहां पे इंसुलिन ही कम होगा, जहां पे इंसुलिन ही कम होगा, वहां पे ग्लूकोज सेल्स हमारी इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगी, और मजबूरन फैट को जो है सामने आना पड़ेगा, और वो लीवर उसको कीटोन्स में तोड़ करके और जो है कीटोन बॉडी बनाता है। और ये जो कीटोन्स है ये सारे ये जो है किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पेशली ब्रेन और मसल्स में, ये एसिटाइल कोएंजाइमे में। तो ये तीनों ही जो कीटोन बॉडीज है किसमें कन्वर्ट हो गई, एसिटाइल कोएंजाइम में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल के थ्रू, इसको टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, इसके थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन कर देती हैं। तो इस तरीके से फिर एनर्जी बन गई। लेकिन ये जो है, जो नेचुरली जो हम लोग के अंदर नॉर्मल कंडीशन में जो ग्लूकोज इस्तेमाल हो रहा था, वो ग्लूकोज इस्तेमाल एनर्जी के लिए नहीं हो पा रहा है, वजह इंसुलिन की कमी। लेकिन टाइप 2 में भी अगर अचानक किसी वजह से ग्लूकोज अचानक हमारे शरीर में, जैसे कि उस इंसान ने बहुत ज्यादा अल्कोहल ले लिया, तो अचानक जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि रिलेटिवली इंसुलिन जो है कम पड़ जाता है। तो ऐसे भी केस में जो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये भी समझना जरूरी है कि कीटोएसिडोसिस डायबिटीज के जो पेशेंट हैं, चाहे टाइप 1 के हों चाहे टाइप 2 के हों, उनमें कीटोएसिडोसिस होने का खतरा कब कब बढ़ता है, मतलब प्रीडिस्पोजिंग जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। और उसके पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कीटोसिस का मतलब होता है बच्चों कि केवल कीटोन बॉडी प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। ये कुछ ऐसी कंडीशंस है जहां पर कीटोन बॉडी ज्यादा बन सकती है। जैसे अगर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पर हम लोग आ जाएं, किस पे, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, हम ऐसी चीजें खाने लगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो ही ना, जैसे हम रोटी खाना छोड़ दें, हम चावल खाना छोड़ दें, तो अगर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे आ गए, या अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि इंसुलिन तो प्रॉपर है लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे केस में जब कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमारे पास है ही नहीं, तो ऐसे केस में मजबूरन फिर फैट जो है टूट करके कीटोन बॉडीज बनाएगा, और उससे हम एनर्जी इस तरीके से हम जो है प्राप्त करेंगे। तो इसको बोलते हैं कीटोसिस। तो यहाँ दोनों कीटोसिस और कीटोएसिडोसिस में अंतर क्या है कि यहाँ इंसुलिन का लेवल नॉर्मल है। इंसुलिन का लेवल नॉर्मल मतलब ये नॉर्मल इंसानों में भी हो सकता है अगर हम लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हों।
जैसे अगर हम स्टार्वेशन कर रहे हो, खाना ही ना खा रहे हो, ऐसे केस में नॉर्मल इंसान में भी कीटोसिस हो सकता है। कीटोसिस का सिंपल सा मतलब है कि कीटोन बॉडीज केवल इस्तेमाल हो रही हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। यहां पर ये प्रोसेस चूंकि स्लो प्रोसेस होता है, यहां पे अचानक कीटोन बॉडीज या एसिड्स इतना ज्यादा नहीं बढ़ जाते कि ब्लड को एसिडिक कर दें, तो यहां ब्लड एसिडिक नहीं हो पाता। लेकिन कीटोएसिडोसिस ये नॉर्मल कंडीशन है, ये डायबिटीज के ही पेशेंट में देखने को मिलता है, स्पेशली टाइप 1 में, लेकिन टाइप 2 में भी हो सकता है। वहां पर इंसुलिन या तो इंसुलिन कम हो गया है या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। तो इन दोनों ही केसेस में जो हमारा बॉडी सेल है वो ग्लूकोज को इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। ग्लूकोज है, ग्लूकोज कम नहीं है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे इंसान नहीं है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, लेकिन ग्लूकोज को इस्तेमाल हमारा शरीर नहीं कर सकता ड्यू टू आइदर लेस इंसुलिन या ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। या तो चाबी ही खराब हो जाए या तो ताला खराब हो जाए। ऐसे में ग्लूकोज के लिए हमारे सेल के दरवाजे बंद रहते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या है कीटोएसिडोसिस के लिए, और कैसे कीटोएसिडोसिस को हम पहचानेंगे, क्योंकि कीटोएसिडोसिस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। अगर उसको सही समय पे न पहचान लिया जाए तो वो हमारे लाइफ के लिए खतरा पैदा कर सकती है। कीटोएसिडोसिस, तो सबसे पहले तो बच्चों ये समझते हैं कि क्या क्या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स बच्चों यहां पे हमने बताया, कीटोएसिडोसिस की बात हो रही है तो डायबिटीज पेशेंट, पहली बात तो पेशेंट क्या हो, डायबिटिक हो, डायबिटीज मेलिटस, पेशेंट को डायबिटीज हो। तो ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स इन डायबिटिक्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्री डिस्पोज करते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज हो और उसको कीटोएसिडोसिस होने का खतरा बढ़ जाए। तो उसमें एक कंडीशन आती है कि ब्लड शुगर लेवल, अगर किसी इंसान का डायबिटीज का पेशेंट है और ब्लड शुगर लेवल वो बहुत ज्यादा है, आइदर मोर देन 250 या 300, अगर 300 है तो कीटोएसिडोसिस का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। या प्रेगनेंसी हो, क्या हो, प्रेगनेंसी, पेशेंट डायबिटिक है और उसको प्रेगनेंसी भी है, तो ऐसे में उन लेडीज को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इसको पूरा नाम इसीलिए बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो प्रेग्नेंट वुमेन है और उसको डायबिटीज भी है, तो ऐसी कंडीशन में भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने का खतरा बढ़ जाएगा। या मेल या फीमेल कोई भी है, उसको किसी वजह से ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, तो ऐसे केस में भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा शरीर में इंफेक्शन है, शरीर में इंफेक्शन हो जाए, या ड्यूरिंग पीरियड्स, लेडीज को ड्यूरिंग पीरियड्स में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। या इंटेंस एक्टिविटी या बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज, इसीलिए बोला जाता है कि डायबिटीज के पेशेंट को बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। तो अगर इंटेंस एक्टिविटी हो रही है या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज इंसान कर रहा है, तो वैसे में भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का जो है खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा एल्कोहल अब्यूज, यानी कि एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन, इतना ज्यादा एल्कोहल में
बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, अगर अचानक एल्कोहल का कंजम्पशन उसने ज्यादा ले लिया, डायबिटीज का पेशेंट है तो ऑलरेडी उसको इंसुलिन की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में इंसुलिन का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसकी वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का खतरा बढ़ जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जहां पे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का खतरा ज्यादा होता है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, या डायबिटीज का पेशेंट है उसको एक्सेसिव वोमिटिंग हो गई, तो उस केस में भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का खतरा बढ़ जाता है। तो हम पहचानेंगे कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम पहचानेंगे कैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो रही है। तो साइंस क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम फट से जो है हम पकड़ लें कि हाँ प्रॉब्लम आने वाली है। तो उसमें बहुत अच्छा साइन है कीटो ब्रेथ। हम सांस से, ब्रेथ से हम पहचान सकते हैं कि इस पर्सन को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो रही है। कैसे? जो नेल पॉलिश, जो लेडीज नेल पॉलिश लगाती हैं, अगर उस तरीके की स्मेल आ रही हो या फ्रूटी स्मेल आ रही हो, फ्रूटी स्मेल या नेल पॉलिश की स्मेल अगर सांस में आ रही है तो आप तुरंत समझ जाओ ये अलार्मिंग साइन है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का जो है वो लक्षण हो सकता है। और तुरंत, चूंकि मेडिकल इमरजेंसी होती है, तुरंत ब्लड टेस्ट करा करके शुगर लेवल को चेक करके और ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, कुस्मॉल ब्रीदिंग। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको खोजा था, उन्हीं के नाम पे इसको बोला जाता है कुस्मॉल ब्रीदिंग, यानी कि लेबर्ड ब्रीदिंग, डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग, जल्दी जल्दी और गहरी गहरी सांस। ये बहुत ज्यादा जोर लगा करके अगर इंसान सांस ले रहा है तो उसको बोलते हैं कुस्मॉल ब्रीदिंग। ये साइंटिस्ट के नाम से इसका नाम पड़ा है। कीटो ब्रेथ उसकी स्मेल से हम जान सकते हैं, और अगर डीप और रैपिड, जल्दी जल्दी सांस और गहरी गहरी सांस लेकर इंसान बहुत ज्यादा जोर लगा करके सांस ले रहा है, तो उससे भी हम पकड़ सकते हैं कि नहीं, ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का साइन हो सकता है। इसके अलावा बच्चों, अर्ज टू यूरिनेट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बार बार पेशाब जो है उसको फील हो रहा है, अर्ज टू यूरिनेट अगर बढ़ जाता है तो वो भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का जो है साइन है। इसके अलावा थर्स्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगे, स्ट्रांग थर्स्ट, डिहाइड्रेशन के साइन अगर मिले, डिहाइड्रेशन के साइन मिले, जैसे स्किन जो है ड्राई हो जाए, ड्राई स्किन या ड्राई माउथ। इसके अलावा बच्चों नॉजिया, मिचली जैसा महसूस हो या वोमिटिंग हो, मस्कुलर पेन, या डायबिटीज का पेशेंट है, अचानक वो जो है अल्टर्ड सेंस में जाने लगे, कंफ्यूज सा दिखने लगे, तो ये इंपॉर्टेंट लक्षण है बच्चों, जिससे हम जान सकते हैं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। और चूंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन होती है, अगर उसको तुरंत ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो जान का खतरा रहता है, इसलिए उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये था बच्चों कि एबनॉर्मल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यूरिन के, यानी कि हेमेचूरिया, ग्लाइकोसूरिया, कीटोनूरिया, एल्बुमिनुरिया या पायूरिया, तो ये एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो है अगर ये यूरिन में ये सारी चीजें आ रही हैं तो हम समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ गया है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर बच्चों
आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ढेर सारी लाइक्स करें और इसको सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू बच्चों।